नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना उपाध्याय, शासकीय मिनी माता गर्ल्स कॉलेज बलौदा बाजार। आज हम संघीय वित्त के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो एमए 4 सेम के पेपर 3 और यूनिट 2 का चैप्टर है। संघीय वित्त हम देखते हैं कि एक देश के अंदर दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो एकाकी और दूसरा संघीय। एकाकी शासन व्यवस्था में केवल सारी शक्तियां केंद्र के पास ही होती हैं, अर्थात सत्ता का केंद्रीयकरण हमको देखने को मिलता है। और संघीय शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विकेंद्रीयकरण होता है, अर्थात बंटवारा होता है। जहां तक संघीय वित्त की बात है तो संघीय वित्त का आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत आय और व्यय की संपूर्ण मदों को केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन के बीच में बांटा जाता है और आय प्राप्त करने और व्यय करने की इन स्थानीय शासन को और राज्य या प्रांतीय शासन को पूरी स्वतंत्रता होती है, अर्थात वो उनके आय के स्रोत अलग होते हैं और वो अपने आय के स्रोत से आय एकत्र कर सकते हैं और उसको वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार या अपने राज्य की जरूरत के अनुसार उस पर व्यय भी कर सकते हैं। जिससे हम कहें कि इस तरह से हम कहें आय और व्यय की स्वतंत्रता होने की वजह से केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं होती है। वो अपने अपने संसाधनों से आय एकत्र कर अपने अपने व्ययों में खर्च करते हैं। तो हम कहें कि इन दोनों के बीच में संघीय वित्तीय का आशय केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों और उन दोनों के बीच में होने वाले समन्वय को ही हम संघीय वित्त के नाम से जानते हैं। लेकिन संघीय वित्त की दो प्रमुख समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। एक तो सबसे पहली बात ये, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में आय का बंटवारा किस तरह से किया जाए, और दूसरी समस्या है प्रत्येक प्रकार की सरकारों की आय और आवश्यकताओं के बीच में किस प्रकार का संतुलन स्थापित किया जाए। ये दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन्हीं समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ये आवश्यक है कि केंद्र और राज्य उन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करे जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। तो हम आज उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे कि संघीय वित्त के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें किन सिद्धांतों को लेकर कार्य करती हैं। तो इन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता के सिद्धांत का मतलब है प्रत्येक राज्यों को अपने आंतरिक वित्तीय मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। इस संदर्भ में डॉक्टर अदारकर कहते हैं कि संघ में सम्मिलित प्रत्येक इकाई को आवश्यकता अनुसार करारोपण करने, खर्च करने, ऋण लेने और दूसरी इकाइयों पर निर्भर न रहने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए ताकि प्रत्येक इकाई अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है कि जो संघ की सरकारें हैं वो विभिन्न इकाइयों की आमदनी और खर्चों के बीच में समन्वय स्थापित करें। मान्यता यह है कि जिस सत्ता के पास द्रव्य को खर्च करने की का सुख है, उसी सत्ता को करारोपण या कर को एकत्र करने का दुख भी होना चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत को व्यवहारिक नहीं माना जाता। व्यवहारिक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि राज्यों के पास करारोपण की शक्तियां सीमित होती हैं और हम कहें कि जबकि केंद्र के पास करारोपण की जो शक्तियां हैं वो विस्तृत और लचीली भी होती हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में अपने धन को एकत्र कर सकती है। दूसरी बात, केंद्र के पास करारोपण की शक्ति तो है लेकिन व्यय करने की शक्ति राज्यों के पास होती है। और तीसरी बात ये कि आय के कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिसका विभाजन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे स्रोतों को एकत्र करने का अधिकार केंद्र के पास होता है और उसका एक निश्चित भाग केंद्र राज्यों में बांट देती है।
दूसरा सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता के सिद्धांत का मतलब है कि संघ का प्रत्येक राज्यों के प्रति उसके व्यवहार में एकरूपता दिखाई देनी चाहिए, अर्थात केंद्र को प्रत्येक राज्यों के निवासियों पर समान रूप से करारोपण करना चाहिए और इस करारोपण में किसी तरह की रियायत या किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम देखें इस तरह की एकरूपता संभव नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पहला ये है कि प्रत्येक राज्यों के पास साधन समान नहीं है, न ही उसका व्यय समान है। कुछ राज्यों के पास आय के साधन अधिक हैं और जिससे राजकोषीय नीति में समानता स्थापित करना संभव नहीं होता। दूसरी बात यह कि राज्यों की जनसंख्या उसके आकार में भी अंतर है। कुछ राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है, कुछ राज्यों का आकार काफी छोटा है, तो ये सभी राज्य समान नहीं है। तीसरी बात यह कि विभिन्न राज्यों के निवासियों के करदान की क्षमता भी समान नहीं होती है, क्योंकि कुछ राज्य विकसित राज्य हैं और कुछ राज्य अल्प विकसित राज्य हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम महाराष्ट्र की तुलना आसाम से करते हैं तो आसाम के पास आय के उतने सोर्स नहीं हैं जितने कि महाराष्ट्र के पास है, लेकिन जहां तक विकास या व्यय की बात हम करें तो आसाम को काफी अपने डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ता है। तो व्यवहार में संभव नहीं है क्योंकि केंद्र के समस्त राज्यों की जनसंख्या और आर्थिक स्थिति समान नहीं होती है। तो इसलिए हम कहें कि इस एकरूपता के सिद्धांत का अंशतः पालन करना संभव नहीं हो पाता है। तीसरा सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं पर्याप्तता का सिद्धांत। पर्याप्तता का मतलब है कि प्रत्येक राज्यों को जिस अनुपात में व्यय की मदें दी जाए उसी अनुपात में उसके पास आय के साधन भी होने चाहिए। अर्थात राज्यों को इतने स्रोत दिए जाने चाहिए जिससे उसका व्यय पूरी तरह से वो कर सके और उसको केंद्र पर ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े। डॉक्टर भार्गव का ये कहना है कि साधनों के वितरण की योजना लोचपूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी योजना चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, प्रत्येक आने वाले समय के लिए वो अंतिम नहीं हो सकती है और परिवर्तनशील दशाओं में कोई भी व्यवस्था समय के दौर में अप्रचलित हो जाएगी। इसलिए विभाजन की योजना में इस तरह के परिवर्तन के लिए प्रबंध होना चाहिए जो कि राष्ट्रीय हित के लिए वांछनीय हो। आय जो है उसके स्रोतों का जो बंटवारा है वो इस प्रकार से होता है, एक तो ऐसे आय जिससे केंद्र सरकार को आय की प्राप्ति होती है और दूसरा ऐसे स्रोत जिससे राज्य सरकारों को आय मिलता है और तीसरा आय के स्रोत जिसका उपयोग आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय संतुलन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। अब चौथा सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं प्रशासनिक कुशलता का सिद्धांत। प्रशासनिक कुशलता के सिद्धांत का मतलब है कि संघ की प्रत्येक इकाइयों को प्रशासन में पूर्णतः दक्ष होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर कुशल प्रशासन होगा तो वो वित्तीय अनुशासनों का पालन सही तरीके से कर पाएगा और वो अपने मदों का सही सदुपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए जिससे करदाता पर किसी तरह का कोई बुरा असर ना पड़े। आय के स्रोत को हम 3 भागों में यहाँ पे बांट सकते हैं। पहला, ऐसे आय के स्रोत जिससे केंद्र सरकार को आय प्राप्त होती है। दूसरा, ऐसे आय के स्रोत जिससे राज्य सरकारों को आय मिलती है और तीसरा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आय के स्रोत जिससे केंद्र और राज्य दोनों को आय की प्राप्ति होती है। डॉक्टर भार्गव ने प्रशासनिक कुशलता के सिद्धांत को काफी महत्व दिया और इसके साथ साथ डॉक्टर सेलिगमैन का कहना है कि कोई भी योजना चाहे कितनी भी उचित क्यों ना हो, यदि प्रशासन ठीक नहीं है तो अवश्य ही वो योजना
असफल हो सकती है। पांचवा सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं स्थानांतरण का सिद्धांत। स्थानांतरण के सिद्धांत का मतलब है कि अधिक आय वाले राज्यों से धन को एकत्र करके अभाव वाले राज्यों में उसको वितरित किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न राज्यों में बसे हुए नागरिकों को राष्ट्रीय न्यूनतम की प्राप्ति हो सके और देश में एक समानता की स्थापना हो सके, और जिससे देश का जो विकास है वो बैलेंस तरीके से होगा। B.R. मिश्र का कहना है कि संघ और राज्यों के में साधनों का आदर्श विभाजन विभिन्न राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। संघीय राज्य में ऐसा करना धनी क्षेत्रों से निर्धन क्षेत्रों में वित्त का हस्तांतरण करके संभव हो सकता है, और इन हस्तांतरणों का आधारभूत कारण राज्यों की आय की अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं को दूर करना है। आगे वह कहते हैं कि राज्य के बीच आय के गंभीर असमानता का होना राष्ट्रीय समृद्धि के हित में नहीं है। अगर राज्यों की जो आय है अनबैलेंस है, तो उस स्थिति में देश का बैलेंस विकास संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जो धनी राष्ट्र है, राज्य हैं, वो अपने धन के हस्तांतरण का विरोध करते हैं। इसका कारण ये है, वो तर्क देते हैं कि हमने अपनी कुशलता को बढ़ाया है, हमने अपनी इनकम को बढ़ाया है और हम अच्छा कर रहे हैं, तो इस अच्छे के बदले में हम वो इनकम हमारे राज्य के अंतर्गत खर्च होना चाहिए। हम दूसरे राज्यों को जो अपनी कुशलता को बढ़ा नहीं रहे हैं, उनको हम अपने धन का हस्तांतरण क्यों करें। अब छठवां सिद्धांत है संघीय प्रबंध का सिद्धांत। संघीय प्रबंध के सिद्धांत का मतलब यह है कि प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के द्वारा सार्वजनिक करारोपण, व्यय और राजस्व के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उसकी व्यवस्था संघ सरकार के द्वारा की जाए। किसी भी सरकार की बजट नीति का देश के उत्पादन, उपभोग और रोजगार पर हम ये कहें कि एक निर्णायक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों के द्वारा अपनी बजट नीति का निर्धारण संघ सरकार के निर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि संघ सरकार की बजट नीति के अनुरूप हम कहें कि अगर राज्य सरकारें अपना काम करती हैं तो देश में एक रूपता बनी रहेगी। सातवां सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं जवाबदेही का सिद्धांत। जवाबदेही के सिद्धांत का मतलब है कि प्रत्येक संघीय प्रणाली में राज्य व संघ सरकार को अपनी व्यय नीति के बारे में जवाबदेही होनी चाहिए, तैयार करनी चाहिए, ताकि करदाता की राशि का अपव्यय न हो। अर्थात जिस राशि को जिस मद में खर्च किए जाने का प्रावधान है, उसी मद में खर्च किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में विधानसभा या संसद हम कहें कि उसमें पास होने के बाद ही सरकारें अपने व्यय को कर सकती हैं, और इस तरह से संसद या विधानसभा का जो नियंत्रण है वो हम कहें कि शासन के व्ययों पर होना चाहिए। तो विधानमंडल का इन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जवाबदेही एक उपयुक्त नियंत्रण के रूप में काम कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघीय वित्त के ये 7 सिद्धांत हैं, और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने आय और व्यय का निर्धारण करती है। थैंक यू।